चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को संविधान देने वाले महान लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। इसके उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 में हुई थी। पहले इस दिन को विधि दिवस के तौर पर मनाया जाता था। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि आज संविधान दिवस पर उन सभी महान लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमें हमारा संविधान दिया और हमारे देश के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरा करने की हम अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। 26/11 मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के आज 14 साल पूरे हो गए हैं। आज सारा देश इतिहास के उस काले दिन को याद कर रहा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह हमला 26 नवंबर को शुरू हुआ था और 29 नवंबर तक चला था। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ओबरॉय ट्राइडेंट, ताजमहल पैलेस एंड टावर, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल, नरीमन सामुदायिक केंद्र जैसे स्थानों को निशाना बनाया गया था। हमलावरों में से अजमल कसाब एकमात्र आतंकवादी था जिसे जिंदा पकड़ा गया था। उसे 4 साल बाद 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई थी। मुंबई आतंकवादी हमले की बरसी पर आज सारा देश शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इस मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई आतंकवादी हमले की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि देश उन सभी लोगों को कृतज्ञता के साथ याद करता है जिन्हें देश ने खो दिया। मुर्मू ने ट्वीट कर कहा कि हम उनके प्रियजनों और परिवारों को पीड़ा को समझते हैं। राष्ट्र उन सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और कर्तव्य निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज संविधान दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस अवसर पर ई न्यायालय परियोजना के तहत कई पहलों की शुरुआत की जिनमें वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्ट IAS मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल अदालतें और S3WAS शामिल है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने मुंबई आतंकी हमले में जान गंवाने वाले मृतकों को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान आधुनिक विजन का है और फ्यूचरिस्टिक है और दरअसल 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था, जिसके उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का भी दिन है। 14 साल पहले जब भारत अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई उन्हें वे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। भारतीय सीमा में पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गत रात एक बार फिर से दस्तक दी गई, जिसकी आवाज सुन BSF द्वारा फायरिंग कर बम भी दागे गए। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में ISI और नशा तस्करों द्वारा भारत का माहौल खराब करने के मकसद से आए दिन भारतीय क्षेत्र में ड्रोन की मदद से विस्फोटक सामग्री, नशीले पदार्थ और असला भेजने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसे BSF द्वारा नाकाम भी किया जा रहा है। गत रात 1 बजे भी पाकिस्तानी ड्रोन की आवाज सुनाई दी गई, जिसके बाद सरहद पर तैनात BSF की 103 बटालियन द्वारा हरकत में होते हुए जहां करीब 2 दर्जन राउंड फायरिंग की गई, वहीं बम भी दागे गए। जवानों ने ड्रोन को मार गिराया है। इस संबंधी DSP ने बताया कि शनिवार सुबह थाना खाड़ा की पुलिस और BSF द्वारा संदिग्ध इलाकों को सील करते हुए साझा तौर पर तलाशी अभियान भी जारी है। पंजाब सरकार ने शाहपुर कंडी डैम का काम अगले वर्ष जुलाई माह के अंत तक पूरा करने की सख्त हिदायत कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दी है। 2 दिन पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों और पंजाब के जल स्रोत विभाग के सचिव की इस बारे में बैठक हुई, जिसमें कंपनी ने फंड देने की बात दोहराई। तो उन्हें फंड का आश्वासन देते हुए कहा गया कि वक्त पर काम कर हर हाल में हो जाना चाहिए, क्योंकि इस परियोजना को पूरा करने का भरोसा सरकार ने दिया है। अभी तक इस परियोजना का 70% कार्य पूरा हो चुका है, परंतु अब बिल्कुल धीमी गति से यह कार्य चल रहा है। पठानकोट जिले में रावी नदी पर बन रही शाहपुर कंडी डैम परियोजना की आधारशिला 1995 में रखी गई थी, परंतु निर्माण कार्य 2014 में शुरू हुआ था। तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकार की आपत्ति के बाद इसका काम रोक दिया गया था और बाद में काम चला तो कोरोना के चलते काम फिर से रुक गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 27 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच 3 बार गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम हर दौरे पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। जन कल्याणकारी कार्यों को देखते हुए
और उन्हें आगे बढ़ाते हुए साथ ही शिक्षा व संस्कृति के समारोह से जुड़ेंगे। इस जोन व समाज के प्रबुद्ध लोगों से संवाद भी करेंगे। इन दौरों के दौरान कुल मिलाकर मुख्यमंत्री करीब 3000 करोड़ रुपए की प्रमुख विकास परियोजनाओं को गतिमान करेंगे। 8 दिनों के दरमियान मुख्यमंत्री का पहला दौरा 27 नवंबर को होगा। इस दिन वह 474.42 करोड़ रुपए की लागत वाले गोडवैया नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार और नाले के इंस्पेक्शन, डाइवर्जन व ट्रीटमेंट के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 27 नवंबर को ही सीएम गोरखपुर सीवरेज योजना सी पार्ट 2 का भी आधारशिला रखेंगे। इस योजना की लागत 561.34 करोड़ रुपए है। सभी 4 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के शिलान्यास का समारोह 27 नवंबर को अपराह 4 बजे से वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में होगा, जहां मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में धन शोधन मामले में बंद आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और नया वीडियो सामने आया है। इस बार सत्येंद्र जैन जेल सुप्रीडेंट से मीटिंग करते हुए दिखाई दिए। यह वीडियो 12 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसमें जेल सुप्रीडेंट अजीत कुमार सत्येंद्र जैन के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। बता दें कि इससे पहले सत्येंद्र जैन का जेल की कोठरी के अंदर मसाज करने का वीडियो भी सामने आया था और फिर बाहर का पैक्ड खाना खाते हुए दिखाई दिए थे, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने आप पर जमकर हमला बोला था। इस तीसरे वीडियो को भी बीजेपी नेता हरीश खुराना ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि लो जी, नया वीडियो ईमानदार मंत्री जैन का जेल मंत्री के दरबार में रात 8 बजे जेल सुप्रीडेंट की हाजिरी। गौरतलब है कि धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किए गए सत्येंद्र जैन को लेकर उस समय विवाद हो गया था, जब उन पर आरोप लगा था कि जेल में बंद उन्होंने एक बलात्कारी से मसाज कराई। सूत्रों के मुताबिक मालिश करने वाला कैदी बाल यौन अपराध संरक्षण कानून के तहत आरोपी है। सुनाम के गांव बख्शीवाला में एक महिला द्वारा अपने ही पति को मारकर लाश को घर के फ्लश टैंक में दबाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के गुमशुदा होने की रिपोर्ट 1 महीना पहले दर्ज कराई गई थी। जब पुलिस ने फ्लश टैंक को खोदकर मृतक की लाश को निकाला तो सारे गांव में हाहाकार मच गया। जिसे पत्नी ने विवाह समय 7 जन्मों तक पति का साथ निभाने का वादा किया था, वही उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल गांव बख्शीवाला के रहने वाले गरीब परिवार का नौजवान काला सिंह पिछले 1 महीने से लापता था। परिवार द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को लिखाई गई थी। जब पुलिस द्वारा केस की जांच की गई तो उक्त नौजवान की लाश घर के अंदर से ही बरामद की गई। इसके बाद सारे गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई और पूरे गांव में शोर मच गया। बताया जा रहा है कि पत्नी ने अपने पति का कत्ल उसके घर अंदर बने फ्लश टैंक में दफना दिया। फिलहाल कत्ल का कारण पत्नी ने अवैध संबंध बताए हैं। बहरहाल वही अभी सभी सोच में है कि आखिर उसने फ्लश टैंक के अंदर पति की लाश कैसे दबाई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा में 3 चरण में हुए पंचायत चुनाव का मतदान कल समाप्त हो गया है। उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम मशीनों में कैद हो गई है। कड़ी सुरक्षा में बीच ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। बता दें कि हरियाणा में मतगणना कल 27 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, जहां यमुनानगर में जिला परिषद और पंचायत समिति की मतगणना 7 केंद्रों पर होगी। मतगणना केंद्रों पर मतगणना के दिन चुनावी उम्मीदवारों, अधिकृत एजेंटों व अधिकारियों के अतिरिक्त मतगणना केंद्रों के आसपास भीड़ न हो, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मतगणना का जो भी परिणाम होगा, अधिकारी उसका डाटा एडीसी ऑफिस में भेजेंगे और एडीसी ऑफिस से डाटा को कंपाइल कर इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। वहां उसके बाद निर्वाचन सर्टिफिकेट डीसी ऑफिस से प्राप्त होगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सब इंस्पेक्टर से बदतमीजी करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दरअसल उनके खिलाफ शाहीन बाग थाने में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 2 अन्य शख्स मिनहाज और साबिर को भी हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तैयब मस्जिद इलाके के पास पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस कांस्टेबल ने भीड़ को देखा, जहां कांग्रेस एमसीडी काउंसलर उम्मीदवार अरीबा खान के पिता आसिफ मोहम्मद खान अपने समर्थकों के साथ जोरदार नारे लगा रहे थे और एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जब कांस्टेबल ने सभा के संबंध में उनसे चुनाव आयोग की अनुमति मांगी तो आसिफ खान भड़क गए और सब इंस्पेक्टर के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया और इतना ही नहीं, आसिफ ने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया और कांस्टेबल के साथ मारपीट की। इसके बाद थाना शाहीन बाग में आसिफ के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और आगे की जांच जारी है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन रखने के लिए रेल मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इस रेलवे स्टेशन का नाम
चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन होने से पंचकुला आने वाले यात्रियों को विशेष लाभ होगा। गुप्ता ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष मंगल के साथ बैठक की और रेलवे स्टेशन पर पंचकुला की और यात्रियों की सुविधाओं के लिए विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन रखा जाना चाहिए। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर पंचकुला जाने वाले यात्री असमंजस में रहते हैं कि उन्हें पंचकुला के लिए कहां से जाना है। इसी दुविधा में कुछ यात्री कालका रेलवे स्टेशन तक भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव तैयार भिजवाया जाए। इसके उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन रखने के लिए रेल मंत्रालय को पत्र लिखा है। चीन की मशहूर और दिग्गज टेक कंपनियों पर अमेरिका ने बड़ा हथौड़ा चलाया है, क्योंकि अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी दूरसंचार उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने चीनी कंपनियों हुआई, जेटी समेत 5 चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए संचार उपकरणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो बाइडेन प्रशासन ने चीन की हुआई टेक्नोलॉजीज और जेटी के नए दूरसंचार उपकरणों के अप्रूवल पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि वे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अस्वीकार्य जोखिम पैदा करते हैं। अमेरिका के इस फैसले का मतलब है कि अब ये 5 कंपनियां ना तो चीन से माल मंगवाकर अमेरिका में बेच सकती हैं और ना ही इनके प्रोडक्ट को अमेरिका में बिक्री के लिए मंजूरी मिलेगी। चीन की दिग्गज टेक कंपनियों पर अमेरिका ने ऐसे वक्त हथौड़ा चलाया है जब चीन के साथ उनके संबंध और भी अधिक बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका को आशंका है कि बीजिंग अमेरिकियों की जासूसी करने के लिए चीनी तकनीकी कंपनियों का उपयोग कर सकता है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।